Good morning, class 8 students. Today I, Ravindra Pawar, as your subject teacher for social science, dealing with this lecture. Okay, so as we have in our previous video discussed about the Constitution of India in brief with some terms or headings or teaching contents in elaborate way. Now, in today's video or lecture, I am going to deliver you the key features of Indian Constitution. That means characteristics of Indian Constitution, we can say, and fundamental rights. Okay, which are also called the soul of the Indian Constitution. And then we will read about human rights. Then we will read about fundamental duties. Then secularism, and at the end we will discuss about the upliftment of marginalized community in brief. Okay, so here the first teaching content is key features of Indian Constitution. Indian Constitution के main key features और characteristics क्या है? तो first it is rigid as well as flexible, यानी we can say ये in हिंदी ये कठोर भी है और फ्लेक्सिबल यानी लचीला भी। ठीक, कठोर रिजिड यानी अगर हम इसमें कोई इफ यू वांट टू मेक एनी चेंज और अमेंडमेंट इन दिस, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट या चेंज इन हिंदी संशोधन या परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें कुछ लॉज तो ऐसे होते हैं जिनको हम इजीली जो है बाय सिंपल मेजॉरिटी यानी मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स या सीट्स जो भी आप बोले उससे आप चेंज कर सकते हैं, यानी फ्लेक्सिबल है। बट सम लॉज, कुछ लॉज ऐसे होते हैं इफ यू वांट टू अमेंड देम, अगर हम उन्हें अमेंड करना चाहते हैं, उन्हें संशोधन करना चाहते हैं तो देन वी हैव टू एक्वायर, आई मीन टू से जो लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं उन्हें 2/3 मेजॉरिटी एक्वायर करना पड़ती है। ओके, क्लियर? Here you may see simple majority. Simple majority means half of the 100, more than half of the 100, यानी 50 plus 1. Okay, and 2/3 majority. 2/3 majority की अगर बात करें तो it means it will be 100 to the 200. Okay, and divided by 3 equal to 3 6 are 18. Then divided by 2 3 6 are, so 66.66. Okay, will be the 2/3 value. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो गया है। यहाँ पर अगर वोट में बोले तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ वोट्स बढ़ गया और ये जो है सिंपल मेजॉरिटी जो है क्या है, नंबर ऑफ वोट जो है या सीट जो है वो कम रहता है। कम नंबर ऑफ सीट भी अगर किसी पार्टी के पास है या गवर्नमेंट के पास है तो वो अपना जो है प्रपोजल या ड्राफ्ट जो है या कोई अमेंडमेंट जिसके रिगार्डिंग करना चाहते हैं उसको इजीली पास कर सकते हैं। लेकिन 2/3 मेजॉरिटी में उन्हें बहुत प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ेगी। तो ये एग्जांपल हो गया रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी होता है। ओके, नाउ सेकंड जो इसका की फीचर है दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, रिटन होने का क्या बेनिफिट मिलता है कि एनीबॉडी, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है अगर वो लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है तो वो उसे कभी भी चैलेंज कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी कर सकता है। और वी कैन से अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के राइट एक्सप्लॉइट हो रहे हैं यानी उनका शोषण हो रहा है या वायलेट हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो है उन राइट्स को जो है प्रोटेक्शन देने के लिए या एक्वायर करने के लिए जो है वो क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प ले सकता है। लेकिन अगर कब लेगा, जब वो उसके पास अवेलेबल होंगे। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में अवेलेबल है, दैट मींस हम कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी कर सकते हैं और पर्टिकुलरली हम जो है किसी भी बॉडी अथॉरिटी को जो या कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर हमारे पर्सनल राइट, फंडामेंटल राइट्स को या एज ए सिविलियन हमारे जो इंडियन हमारे जो राइट्स को उनको अगर कोई वायलेट करता है तो हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं, उसको रीड आउट करके हम जो है चैलेंज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल कि इस आर्टिकल में ये लिखा और ये ऐसा नहीं किया जा सकता। ओके, सो सिंपल मेजॉरिटी आपको समझ में आया? ओके, वन मोर देन, हाँ, आधे से एक ज्यादा अगर किसी पर्टिकुलर ड्राफ्ट या कोई भी कानून उस पर अगर डिस्कशन होता है या कोई भी पर्टिकुलर आप क्लासरूम का एग्जांपल लीजिए, अगर मॉनिटर बनाना है तो आधे से ज्यादा एक नंबर अगर मिल जाता है किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को जिसको मॉनिटर बनना है तो जो है क्या होगा, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल मेजॉरिटी। एंड इन
2/3 मेजोरिटी पार्टिकुलर पर्सन या कोई ड्राफ्ट है उसको जो है पास आउट करने के लिए या उसको अमेंड करने के लिए, उसमें चेंज करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए हमें मोर देन मैंने 66 से भी ज़्यादा नंबर चाहिए। अगर हम 100 को कंपेयर करें, 100 के आउट ऑफ 100 देखें तो सिंपल मेजोरिटी में मोर देन हाफ वन यानी 51 का हमने एग्जाम्पल दिया, और 2/3 मेजोरिटी वो कितना आ रहा है 66.66 यानी 67 वोट आपको फेवर में चाहिए आउट ऑफ 100। अगर आप किसी पर्टिकुलर लॉ पर डिस्कस उसको ड्राफ्ट करवा रहे हैं, उस पर वोटिंग हो रहा है, ओके। तो 2/3 मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी ये क्या प्रूव करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, ओके। रिजिड यानी तो जिसमें चेंज नहीं किया जा सकता इजीली, और फ्लेक्सिबल जिसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। नाउ सेकंड हमने रीड किया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय यूएसए इन द वर्ल्ड, ओके। एंड हियर वन मोर इंपॉर्टेंट information for you, Indian Constitution is the lengthiest constitution of the world। दुनिया का सबसे बड़ा जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कौन सा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। व्हाई इज दिस सो, ये ऐसा क्यों है? सो फॉर गेटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू से, एज यू नो आवर कंट्री इज अ country which has a variety of diversities, okay। in our country many kinds of diversities are existed, कई तरह की diversities हमारे यहाँ है, चाहे वो regarding to the term of religion, regarding to the term of languages, regarding to the term of culture, regarding to the term of fooding habits, dressing senses and so on। and इसके अलावा we are having geographical diversities also, some parts of our countries are hilly areas, okay, some parts are coastal plains, some parts are located in the desert, cold desert or in hot desert, some parts are located in plateau region, we are also having island region, okay। so ये सारी geographical varieties या टेरेन हमें जो है देखने को इंडिया में मिलते हैं। तो ये इन सारी वेराइटीज या डाइवर्सिटीज को रेस्पेक्ट करने के लिए, ओके, डिफरेंट रीजन्स के लोगों को, डिफरेंट कल्चर के लोगों को, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड के लोगों को, डिफरेंट लैंग्वेज बेस्ड या लिंग्विस्टिक ग्रुप को रेस्पेक्ट करने के लिए, उनके एस्पेक्ट्स को वैल्यू करने के लिए, उनको जो है प्रोटेक्शन देने के लिए जो है हमें इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़े कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। नाउ वी आर मूविंग रिगार्डिंग टू द थर्ड की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरलिज्म होगा। फेडरलिज्म का मीनिंग हो गया टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है दो लेवल पर काम करेगी, एक सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर, और दोनों की अपने अपने पावर होगी, वो अपने जो है पावर को अपने अकॉर्डिंग जो है एंजॉय कर पाएंगे, एक्सरसाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट की फीचर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, ओके। दोनों ही हाउसेस में जो है पर्टिकुलर जो है कोई लॉ बनता है तो ऊपर जो है उन पर डिस्कस करवाया जाता है, उसके बाद जब प्रेसिडेंट जो है उसको साइन कर देता है तो उसको जो है लॉ माना जाता है। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म का जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि इसमें जो पावर, नॉमिनल पावर या नॉमिनल हेड जो होता है वो तो प्रेसिडेंट होता है, बट एक्चुअल पावर जो होती है वो किसके हाथों में होती है, वो एक्सरसाइज में पावर को यूज कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ये किसके लिए आंसरेबल होती है, पूरे पार्लियामेंट के लिए, ओके। फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट है तो खाली बीजेपी अपने एमपीस के लिए आंसरेबल नहीं कि उनके एमपी कोई क्वेश्चन पूछे और उसी का आंसर दे। अगर कोई ऐसा एमपी भी पार्लियामेंट के अंदर है जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता है, डू नॉट बिलोंग्स टू एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, और अगर वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आया है और पार्लियामेंट का मेंबर बन गया है, ओके, ड्यू टू क्योंकि उसे मेजोरिटी मिली, तो वो पर्टिकुलर पर्सन भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, तो उसके लिए भी ये जो है इंडियन मैंने जो बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है उसके लिए आंसरेबल होते हैं, उन्हें इसका आंसर जो है पार्लियामेंट के अंदर देना पड़ता है, ओके। सो इट इज आल्सो अ की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितने के फीचर हमने पढ़े, रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, सेकंड फेडरलिज्म, थर्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ हमने पढ़ा parliamentary form of government, and next we are going to read about secularism. Secularism क्या होगा, secularism is a term which
सो सेक्युलरिज्म एक ऐसा टर्म है जिसमें किसी कंट्री के ऑल रिलीजियस बैकग्राउंड पीपल जो होते हैं उनको अपने पार्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने के लिए जो है गवर्नमेंट जो है अलो करती है, यानी उनके रिलीजियस बिलीफ्स पर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। कब तक? तब तक जब तक कि वो ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करते। ओके, समझ में आपको? सेक्युलरिज्म मींस ऑल पीपल आर फ्री टू फॉलो देयर रिलीजियस बिलीफ्स, कि सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से जो है अपनी मान्यताओं के हिसाब से अपने धर्म को मान सकते हैं, उसको पूजा पाठ पद्धति जिसको भी वो फॉलो करते हैं, जिसमें वो विश्वास रखते हैं, फेथ रखते हो, उसको फॉलो कर सकते हैं। बट अगर किसी पार्टिकुलर रिलीजन, कोई पार्टिकुलर रिलीजन ऐसा है, उसमें कोई बिलीफ ऐसा है, कोई मान्यता ऐसी है जिससे हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हो, जिनकी गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ह्यूमन राइट्स की गारंटी, ह्यूमन राइट जो है इसका ये जो यूएन है माने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो ह्यूमन राइट्स की गारंटी, इनका वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर इनका वायलेशन है, सो इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट कैन इंटरवीन इन दैट रिलीजियस इशू। तब गवर्नमेंट जो है उस रिलीजियस इशू में जो है उस धार्मिक मुद्दे पर या उस धर्म के अंदर जो है दखल दे सकती है। जैसे अभी आपने जो है रिसेंटली आपने देखा है कि ड्यूरिंग ये जो कोरोना क्राइसिस चल रहा है, इसमें आपने देखा कि कुछ पार्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप ऑफ पीपल ने जो है उन्होंने जो है सेफ्टी को जो है ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं समझते हुए जो है थोड़ा जो भी रीजन रहे हो उन्होंने उसको जो है इम्पोर्टेंट नहीं समझा, और ऐसे फ्री सिटीजन जो है सिविलियन जो इधर उधर घूमते रहे, जबकि उन्हें पता था कि ये जो है क्राइसिस है और किसी को भी कैसे भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने उसको ऐसे रेस्पेक्ट नहीं किया। और जो है उसमें कुछ रिलीजियस इश्यूज भी हमें देखने को मिले कि नहीं ये बीमारी हमें नहीं हो सकती है, जो भी है एंड सो बहुत सारे कारण। तो ऐसा नहीं है, बाद में उन्होंने एडमिट भी किया, ओके, लेटर ऑन दे एडमिटेड दैट कि नहीं ऐसा हो सकता है, हम इसको मानते हैं, तब जब उन्हें रियलाइज हो गया कि नहीं ये बीमारी है और ये सब हो रही है। ओके, तो रिलीजियस इश्यूज जो मैंने आप बोल सकते हैं कि सेक्युलरिज्म जो होता है वो सभी रिलीजन के जो लोग होते हैं उनको जो है उनके बिलीफ्स को फॉलो करने की परमिशन देता है। और यहाँ पर एक टर्म आता है इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, दैट मींस इंडिया जो है एक ऐसा कंट्री है जो सेक्युलर कंट्री, यानी यहाँ पर कोई भी इट हैज नो स्टेट रिलीजन, इंडिया का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, यानी हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। ओके, हियर मेनी पीपल who belongs to a particular religion and many people do not belong to any religion। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो किसी धर्म को मानते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, बट दे आर इंडियंस। ओके, तो उनके अपने फंडामेंटल राइट्स सभी के होंगे, चाहे वो किसी धर्म के हो चाहे किसी धर्म के नहीं हो। ओके, बस वो इंडियन होना चाहिए, उनके पास इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। क्लियर? तो सेक्युलरिज्म बिलीव्स इन द फ्रीडम ऑफ ऑल रिलीजन। सेक्युलरिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो सारे धर्मों की फ्रीडम यानी स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस जो है ये स्वतंत्र आजाद उसके बारे में जो है बात करता है। एंड सेक्युलर स्टेट, यहाँ पर इंडिया को जो है एज ए सेक्युलर स्टेट बोला जाता है। इंडिया का कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर सभी धर्म जो है इक्वल है, ऑल रिलीजियस पीपल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ और बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इंपॉर्टेंट की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज सेक्युलर। नाउ द नेक्स्ट की फीचर इज डिवीजन ऑफ पावर। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या में ये मेंशन किया गया कि इंडियन गवर्नमेंट जो होगी उसके जो तीनों ऑर्गन है, लेजिस्लेचर हु मेक्स लॉज जो कानून लाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कानून को लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एंड जुडिशियरी यानी न्यायपालिका, ये तीनों जो है आपस में इनमें जो है डिवीजन ऑफ पावर होगा, यानी इनकी अपनी अपनी पावर्स होगी, यानी एक दूसरे की पावर में, एक ऑर्गन की पावर में दूसरा ऑर्गन जो है उसमें इंटरवेन या दखल नहीं करेगा। ठीक है, बट ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे को चेक अपॉन भी करते हैं, यानी एक दूसरे की कार्यप्रणाली को यानी वर्किंग पैटर्न को चेक आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? लेजिस्लेचर, यानी पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है, ठीक है, तो ये उसकी पावर है। कोर्ट कोई लॉ नहीं बना सकती, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है हाई कोर्ट का, तो वो कोई लॉ बना के नहीं दे सकता कि ये लॉ मैंने आज बनाया इसको आज से देश माना जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ बनाने का जो राइट है वो पार्लियामेंट को दिया गया है। जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज को दी है, विधानसभा इनको दिया गया।
सपोज पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना देती है जो अगेंस्ट लॉ होता है, कानून के अगेंस्ट जा रहा है, अगेंस्ट द आइडियाज ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो प्रीएम्बल है उसके अगेंस्ट जाकर या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो आइडियाज रहेगी, इक्वलिटी, जस्टिस, ओके, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, लिबर्टी, इनके अगेंस्ट, राइट टू इक्वलिटी, ये जो आइडियाज है, ये जो आदर्श है, इनके अगेंस्ट जाकर अगर कोई लॉ बना देती है तो उसको जो है उसका जुडिशियल रिव्यू यानी उसकी न्यायिक समीक्षा, उसको चेकआउट करने का राइट कोर्ट को है। कोई भी पार्टिकुलर इंडियन सिटीजन जो है या ग्रुप ऑफ पीपल वहां जाकर जो है कोर्ट में जाकर जो है पीआई या केस फाइल कर सकता है, पिटीशन फाइल कर सकता है कि ये जो लॉ पार्टिकुलर बनाए अगेंस्ट द लॉ है, कानून के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और कोर्ट जो है फिर उसको क्या करेगा, कोर्ट कोई नया लॉ बनाकर नहीं देगा, कोर्ट जो है उस लॉ को चेक आउट करेगा, उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा कि क्या ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर नहीं है तो वो जो है लेजिस्लेटिव बॉडी को यानी गवर्नमेंट को जो है, गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेटिव बॉडी उसको वापस इंस्ट्रक्ट करेगा, फिर से कहेगा कि आप इसको चेकआउट कीजिए और इसमें जो है ये सही नहीं है, इसको रेक्टिफाई कीजिए। समझ में आया आपको? तो ये क्या था कि हम एक तरफ हमने देखा कि जो है इनकी अपनी अपनी पावर होती है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हमने एग्जांपल के थ्रू देखा कि ये एक दूसरे के मामले में इंटरवेन भी कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, कोर्ट और मैंने पार्लियामेंट का, कि ये कोर्ट लॉ बनाता और लॉ अगर सही नहीं बना तो कोर्ट जो है उसको क्या करेगा, ठीक है। सो इट वाज द की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा था ये? डिवीजन ऑफ पावर। नाउ द नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स आर दोज फेवरेबल कंडीशन who allows to every citizen of India to run their life smoothly, okay, or in a smooth way. Clear? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को मेंशन किया गया है। Now we are having 6 fundamental rights. Before these 6 fundamental rights हमारे पास 7 fundamental rights थे। एक था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको जो है मैंने हटा दिया, ओमिट कर दिया क्योंकि उसका मिसयूज हो रहा था। ओके, तो ये जो अभी 6 फंडामेंटल राइट्स जिनको पार्ट 3 में दिया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये क्यों दिए गए, क्या इनका इंपॉर्टेंस है? तो फंडामेंटल राइट्स इन इंग्लिश, फंडामेंटल राइट्स प्रिवेंट द गवर्नमेंट टू मिसयूज द पावर and stop the arbitrary rules against the citizens. Arbitrary rules यानी निरंकुशता वाला जो शासन होता है उसको रोकने के लिए नागरिकों के कर्तव्य, सिटीजन्स के, सिविलियंस के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, ओके, और उनके जो ड्यूटीज हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए फंडामेंटल राइट्स जो है दिए गए। इज इट क्लियर? माने अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट है या उसका कोई लेजिस्लेटिव बॉडी से है या एग्जीक्यूटिव बॉडी से बिलोंग करने वाला कोई लीडर है, वो अगर अपने पावर का मिसयूज करके किसी पर्टिकुलर कोई इंडियन के राइट को, मान लीजिए आपका राइट है कि आप फ्रीली जो है इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर लीडर है वो अपने एरिया में आपको आने से रोक देता है, या मान लीजिए अपने एरिया में आने जाने वाली ट्रेनों को रोक ही देता है कई दिनों तक कि नहीं चलेगी मेरे एरिया में, तो यहाँ पर पावर का मिसयूज हुआ। वो ये नहीं हो सकता कि मैं इस एरिया का लीडर हूँ, मैं यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए मेरे एरिया से ये ट्रेन जाएगी या नहीं जाएगी, ये मेरा राइट है और मैं नहीं जाने वाला हूँ, आप नहीं जा सकते, इधर जाना अलाउ नहीं। तो ये किस तरह का, अगर वो ऐसा कहता है तो ये किस तरह का रूल होगा? आर्बिट्रेरी रूल होगा, मिसयूज ऑफ पावर होगा। तो ऐसे आप ऐसे आर्बिट्रेरी रूल को, ऐसे जो है मिसयूज ऑफ पावर को रोकने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियन सिटीजन्स को जो है राइट टू फंडामेंटल राइट्स देता है। और अकॉर्डिंग टू दीज फंडामेंटल राइट्स वी आर हैविंग 6 फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी, ओके, राइट टू फ्रीडम एंड सम मोर। और हियर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, वी आर नॉट हैविंग ओनली दीज फंडामेंटल राइट्स, वी आर कि आपको सपोज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया गया कि ये जो है पार्ट 3 के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल में ये फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, तो ऐसा बोलने से नहीं होगा। ओके, फर्स्ट 5 फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो तो आपको माने वो देते हैं कि ये आपको ये राइट है, राइट टू इक्वलिटी के थ्रू आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ओके, राइट टू फ्रीडम माने फ्रीडम के अकॉर्डिंग आपको कोई कहीं जाने से रोकना नहीं जा सकता विद इन इंडिया।